स्वागत है आप सभी का जीगू का आईएएस पर। मैं हूं आपके साथ सुमन शाह। हमारी ये क्लास घटना चक्र की वापस से एक बार फिर से मैं आपके साथ आ गया हूं और हम लोग आज बात करने वाले हैं वही आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी क्लास की, जिसमें हम लोग आज क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे पूर्व आप लोग इसकी थ्योरी को देख लिया है, तो अगर उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे भी जरूर देख लीजिएगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। किस पर आश्रित होता है? तो यूपीपीसीएस मेंस 2004 में एक प्रश्न बना था, पीवाईक्यू है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह किस पर आश्रित होता है? तो वो अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है, इसलिए विलक्षण है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो उसकी अर्थव्यवस्था की उसकी आवश्यकताएं बदलती है, वैसे वैसे समाज भी परिवर्तित होता जाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है। विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक होता है, वो अपनी एक विशेषताओं से सम्मिलित होता है क्योंकि वो मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है, वैसे वैसे समाज भी परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक से पहले लोग खाद्य संग्राहक थे, फिर कृषि उत्पादक हो गए, फिर उद्योग आदि पर शिफ्ट हो गए। तो जैसे जैसे उनकी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे समाज में परिवर्तन होता रहता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही तो परिवर्तित हुई है। इसीलिए मानव समाज इसलिए विलक्षण होता है क्योंकि ये अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पे सबसे करेक्ट उत्तर हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा निम्नलिखित में किस सभ्यता से संबंधित है? तो सुमेरियन सभ्यता बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के संबंधित थी। वैदिक सभ्यता बाद में आई है। सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल सही है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये अलग सभ्यता थी। तो आपका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता में के प्रथम स्थल के नाम पर सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी। ठीक है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का आपका यहाँ पे ये हो जाता है नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित होती है? सिंधु सभ्यता किससे संबंधित होती है? प्रागैतिहासिक युग से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रागैतिहासिक के बाद सिंधु घाटी सभ्यता आती है। ऐतिहासिक युग? नहीं। ऐतिहासिक युग वैसे कालखंड होते हैं जिनको बाद में हम लोग लिखी भी जा चुकी है जिनकी चीज़ें, और पढ़ भी जा चुकी है। ऐतिहासिक युग 600 बीसी से आरंभ होता है। सिंधु घाटी सभ्यता तो 2600 से 1900 बीसी के बीच होता है, तो ये भी नहीं होगा आपका। फिर आद्य ऐतिहासिक युग में बिल्कुल हम लोग इसको रख सकते हैं। उत्तर ऐतिहासिक युग आपके वैदिक काल वाले को हम लोग रख लेते हैं, तो ये उत्तर ऐतिहासिक युग तो ऐतिहासिक के भी बाद वाले होती है, तो इसको भी हम लोग इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। तो बी इसका सही उत्तर आ जाता है। देखिए बी यहाँ है भी। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये उत्तर बी हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। बिल्कुल सही बात है। उसकी अपनी लिपि थी? हाँ, लिपि तो थी ही इसकी। उसकी खेती, लेकिन इस लिपि के कारण हम इसे गैर आर्य नहीं कह सकते हैं, तो ये नहीं होगा। फिर उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, दोनों में खेतीहर अर्थव्यवस्था मिल जाती है, तो ये भी हम इसे विशेष रूप से नहीं कहेंगे। उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था, तो ये भी ऐसी कोई बात नहीं थी, तो वह नगरीय सभ्यता थी, इसलिए वो आर्यों से अलग थी। तो 4 का ए जो है यहाँ पे सही है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृदभांड। आर्यों से पूर्व हम लोग नगर नियोजन को रखते हैं क्योंकि नहीं, अब नगर नियोजन के कारण हम इसे आर्यों से पूर्व नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर मिट्टी के बर्तन को देखेंगे तो उस मिट्टी के बर्तन से हम लोग जरूर जान सकते हैं कि उनका स्थान क्या था, क्रम क्या था। इसीलिए हम लोग मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन को चुन लेते हैं। तो 5 का डी जो है यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता लिपि, ज्ञान,
सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। भाई अब लिपि जो है इस काल की अलग है, उस काल की अलग है, इसके क्रम के आधार पर हम आगे पीछे कैसे कर सकते हैं? जबकि मिट्टी के जो बर्तन हैं वो अगर मिलेंगे तो उसे कार्बन 14 पद्धति जैसे आप उसको निर्धारण कर सकते हैं कि वो उससे पहले का है। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर और चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने गए हैं। तो 5 का डी जो है यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि पहला है उसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? भिन्न करने की बात है, एक पल के लिए इसको विचार कर सकते हैं। आगे बढ़ती है, देखिए उसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। अब ये भी बात एक पल के लिए रख सकते हैं, आगे विचार करते हैं। उनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था, ये भी बात सही है। यानी 3 यहाँ पे ऑप्शन सही है, तो चौथा है उपयुक्त सभी, तो डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इनके पास सारे जीवन की सुविधाएं भी थी, इनके पास चित्रलिखी लिपि भी थी, उनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव भी था, उपयुक्त सभी सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, ये लोग बहुत सारे चित्रों का प्रयोग करते हुए लिखते थे। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। तो यहाँ 6 का डी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो शिलालेख के जरिए इनकी जानकारी मिलती है, मिल सकती है, लेकिन चूंकि अभी पढ़ नहीं पाए इसलिए शिलालेख यहाँ नहीं हो सकता है। पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख हाँ है तो, लेकिन फिर भी इसे पढ़ा नहीं जा सका है। पुरातात्विक खुदाई हाँ, पुरातत्व में जो चीज़ें मिलती है इसे हम लोग शामिल कर लेते हैं। उपयुक्त सभी का ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि केवल सी है, तो केवल सी 7 का सी जो है यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाता है। इसकी व्याख्या क्या है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबद्ध अनेक पुरास्थलों में से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका जो ये बॉक्स है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो जहाँ पे इसमें पॉइंट आउट करें वहाँ पर उस चीज़ों को याद कर लेना आपके लिए ज़रूरी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख पढ़ा नहीं जा सका इसलिए नहीं हो सकता है। पुरातत्व संबंधी खुदाई बिल्कुल सही है। बर्तनों की मोहरों पर लिखावट पढ़ा नहीं जा सका है, और धार्मिक ग्रंथ पढ़ा यहाँ पे मिलते नहीं है। तो 8 का जो है बी यहाँ पे पुरातत्व संबंधी खुदाई मिल जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ऊपर भी प्रश्न था और अलग अलग एग्जाम में। देखिए ऊपर वाला प्रश्न जो है ये प्री 1996 में पूछा गया और ये प्री 1993 में पूछा गया। प्रश्न सेम है, बस आपको यही चीज़ इसकी विशेषता के रूप में ध्यान रखनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? वहाँ पाए गए मुहरे, बर्तन जेवर हथियार तथा औजार, मंदिर और लिपि। तो यहाँ मुहरे पाई गई हैं। मूल स्रोत बर्तन जेवर हथियार तथा औजार को हम लोग कह सकते हैं यहाँ पाई जो मोहरों के से ज़्यादा जानकारी मिलती है, चूँकि ऑप्शन एक ही चूज करना है, तो इन बर्तन जेवर हथियार और औजार से ज़्यादा यहाँ पाई गई मोहरों का योगदान होता है। मंदिर के बारे में हम लोग स्पष्ट नहीं है, लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए मोहरों से सर्वाधिक जानकारी मिलती है। 9 का ए मिल जाता है। देखिए सैंधव सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ सर्वाधिक बात की गई है, ध्यान रखिएगा। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न क्रियाकलापों और विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो 9 का ए यहाँ पे करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछा गया है? एम रफीक मुगल है, ई जे एस मैके है, मार्टिमर व्हीलर है, अमलानंद घोष है। ये लिखे इधर कुछ विद्वानों के नाम दिए गए हैं। इधर कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया की सभ्यता ने प्रेरणा ली, तो ये गलत बात है।
रफीक मुगल का कहना था कि देसी लोग ही आगे चल के हड़प्पा सभ्यता के रूप में विकसित हो जाते हैं, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट है, आपसे सही नहीं है पूछा गया है, तो ये यहाँ पे सही नहीं है। बाकी मैके कह रहे हैं सुमेर से लोगों का पलायन होकर के हुआ, तो ये सही है। मार्टिमल व्हीलर का कहना था कि पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचारों का माइग्रेशन हुआ, इसके कारण हुआ, तो ये भी बात सही है। अमलानंद घोष का कहना था कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है, तो ये भी बात आपकी सही है। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ बॉक्स में, ये आरएस राजस्थान पीसीएस में पूछा गया था। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। मैके का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर यानी मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ है। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत को डीएच गार्डन और मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई है, पश्चिम एशिया से लोग आकर के किए हैं। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। स्टुअर्ट पिगट, पियर सर्विस, जॉर्ज एफ टेल्स और रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। इन लोगों का कहना था कि स्थानीय लोग ही आगे चलकर विकसित हो गए। रफीक मुगल का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है। उन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। इसलिए ये क्वेश्चन में रफीक मुगल को चूंकि मेसोपोटामिया से सभ्यता से प्रेरणा ले लिया गया, इसलिए ये गलत बात है। ये आपका सही है, और ये देसी उत्पत्ति के सिद्धांत को मानते हैं। ये मानते हैं कि देसी लोग ही जा करके इसके रूप में विकसित हो गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है हड़प्पा, तो आप जानते हैं हड़प्पा दयाराम शाहनी और 1923, 24, 24, 25 में खोजे हैं। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर जो है ये आपके बीबी लाल ने उत्खनन किया था 1952-54 में। जो तक्षशिला है, जो तक्षशिला है इसकी खोज इसकी जॉन मार्शल ने उत्खनन करवाई थी, और कौशाम्बी का जो है एनजी मजूमदार ने करवाया था। तो इस अनुसार पर फुट लगाएंगे, तो हड़प्पा का दयाराम शाहनी यानी ए का 3 जो है यहाँ पे मिल जाता है, एक ही जगह पर है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। तो 11 का सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो आइए देखिए, हड़प्पा में दयाराम शाहनी, हस्तिनापुर बीबी लाल 1952, 50-52, तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 से 34 तक, कौशाम्बी एनजी मजूमदार 1936 से 37 तक की खुदाई करवाए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में, बिल्कुल सही है। पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृतियों में ये हड़प्पा के अंतर्गत ही आ जाता है। वैदिक संहिताओं में नहीं, सबसे प्राचीनतम पूछा है। फिर चांदी के आहत सिक्कों में ये भी बुद्ध काल का है, तो ये भी नहीं होगा। तो हड़प्पा संस्कृति में चांदी की प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी को प्राप्त करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? जो हड़प्पा है इसमें मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो ये लोग लाल रंग के बर्तनों का प्रयोग करते थे, जिस पर काले रंग की ज्यामितीय आकृति बनाई जाती थी। बाकी ये पांडु, नीला, हरा, नीला कुछ नहीं है, तो लाल यहाँ पे बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं बॉक्स में। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। पैर से चलाने वाले चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का भी प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थी। एक तो बिना डिजाइन वाले मृदभांड की, और दूसरे चित्रित मृदभांड की। यानी एक डिजाइन वाला बनता था, एक बिना डिजाइन वाला बनता था। मृदभांडों को बनाने के लिए मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ले लेता था। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी, जबकि निचले हिस्से में काले रंग की विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ऊपर में लाल कर देता था, नीचे काले रंग से विशेष रूप से डिजाइन बनाई जाती थी। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता था? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? देखिए, पूर्व सब कब से यानी सबसे पुराना ढूंढना है, तो पूर्व आर्य के लोग इनका इस्तेमाल करते थे।
उत्तर वैदिक काल तो बाद में हो गया, कुषाण काल बाद में हो गया, मौर्य काल बाद में हो गया। तो इस पर सिंधु घाटी सभ्यता में कई प्रकार की मेढ़ मूर्तियां और मुहरों पर देवताओं के चित्र मिले हैं। तो मूर्ति पूजा हम कह सकते हैं कि पहले से ही मौजूद था। तो 14 का ए यहाँ पे सही हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? पूछा जा रहा है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो ये है गाय का। किसी भी मोहर पर इसका जिक्र नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी हाथी का मिलता है, बाघ का मिलता है, गेंडा का मिलता है, लेकिन हाँ गाय का यहाँ पे नहीं मिलता है मोहरों और टेराकोटा कला में नहीं मिलता है, इसलिए गाय यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन मिलते हैं। गाय का महत्व वैदिक काल में विशेष रूप से प्राप्त होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पूछा जा रहा है कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चनहुदरो है, बिल्कुल आप जानते हैं ये तो एक हड़प्पा स्थल है। कोटदीजी है, ये भी है। देसलपुर, ये भी है। सोगौरा जो है ये नहीं है, क्योंकि ये अशोक के समय चर्चा में आता है। तो सोगौरा गोरखपुर का एक स्थान है जो ये नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सोगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित है, एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चनहुदरो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चनहुदरो कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में जो है ये अवस्थित था। तो सोहगौरा जो है इसके अंतर्गत नहीं था। बाकी आप चीज़ों को जानते ही हैं, थ्योरी सेक्शन को जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सूची 1 में कुछ प्राचीन स्थल दिए गए हैं, सूची 2 को कुछ पुरातत्वीय खोज के साथ सुमेलित करना है। प्राचीन स्थल है, पुरातत्वीय खोज है। लोथल, लोथल में आप जानते हैं गोदीबारा था। कालीबंगा से जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा से एक 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। बनावली से पक्की मिट्टी की हल की प्रतिकृति मिली है। तो आसान है, ए का 2 लगाएंगे। तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ए का 2 आप जैसे ही लगाएंगे तो दो जगह पर ए का 2 है, तो ये कट गया, ये कट गया, अभी ये बना हुआ है। फिर बी का 2 करना है, तो देखेंगे बी का 2 केवल बी का 1 जुता हुआ खेत है, तो बी का 1 यहाँ मिल जाएगा आपको। बी का 1 इसमें भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा, धौलावीरा से 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है, तो सी का 4 यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है। तो ये वाला चूंकि सही था तो बी आपका मिल जाता है, फिर डी भी यहाँ पे कट जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रूप से आपको मिल जाता है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से खंभात की खाड़ी के निकट लोथल से गोदीबारा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, एक इंस्क्रिप्शन मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की एक हल्की प्रतिकृति मिली है, नमूना मिला है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक जूता हुआ खेत कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा, कोई शक नहीं है इसमें, ये भी देख ही चुके हैं। नेक्स्ट है, किस हड़प्पन नगर से जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? वापस से कालीबंगा, अभी अभी आपने देखा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का भी सेम उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। दो सूची दी गई है, मिलान करना है। सूची 1 है, सूची 2 है। हड़प्पा से मिला है समाधान R37 जो पश्चिमी टीला के नीचे में था, एक कब्रगाह था। लोथल में गोदी मिला है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। ए का 1 है, तो ये दोनों कट गया। फिर बी का 2, तो बी का 2 केवल आपका बी का 2 भी दोनों जगह पर मिल रहा है। फिर सी का 4 केवल डी में है, तो यहाँ पे ये हो गया, ये भी कट गया। तो 20 का जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बाकी यहाँ बॉक्स में भी आप देख सकते हैं, हड़प्पा से समाधान R37 मिला है, लोथल से गोदी, कालीबंगा से जूता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति यहाँ पे मिली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए जरा सा, क्वेश्चन नंबर 21 सुमेलित करना है। सूची 1 है, सूची 2 है। हरप्पा रावी नदी के किनारे थी। हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे था। नागार्जुन कुंडा कृष्णा नदी के किनारे था और पैठन गोदावरी नदी के किनारे था। तो हरप्पा ए का टू यहाँ पे मिल जाता है और बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बाकी चूंकि एक ही जगह है तो यहाँ पे मिल गया है आपको। बाकी बॉक्स में देख ही सकते हैं, हरप्पा रावी नदी के किनारे है, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे है, नागार्जुन कुंडा कृष्णा नदी के किनारे है और पैठन जो है ये गोदावरी नदी के किनारे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। एक हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दी गई है, एक नदी जिस पर यह अवस्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, अच्छे से आप जानते हैं। कालीबंगा जो है ये आपके घग्गर नदी के किनारे है, तो ये भी सही है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है और रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे होता है। तो हड़प्पा रावी ए का 2, ए का हड़प्पा जो है ए का 3 दो जगहों पर है यहाँ पर है, लेकिन सी डी तो कट ही गया। फिर बी है कालीबंगा, बी का 2 केवल एक जगह मिल रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो 22 का ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बाकी आप देखते हैं, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है जो साहिवाल पाकिस्तान में है। कालीबंगा गग्गर नदी के किनारे है जो हनुमानगढ़ राजस्थान में है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है जो सौराष्ट्र गुजरात में आता है। और रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है जो रूपनगर पंजाब में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा जा रहा है हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और आप जानते हैं मोहनजोदड़ो लड़काना पाकिस्तान में है। और जो ये महान स्नानागार ये हुआ है, ये 55 मीटर लंबाई है इसकी, और इसकी चौड़ाई जो है वो 33 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विशाल स्नानागार क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? ये मोहनजोदड़ो से ही पाया गया है, तो ये भी आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पूछा जा रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। मोहनजोदड़ो और लोथल दोनों जगहों से ये आपके प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो और लोथल दोनों जगहों से ये प्राप्त हुए हैं आपके। ठीक है, तो चलिए आज की जो क्लास है इस क्लास में आपको यही 26 क्वेश्चन को ही रहने देते हैं। फिर थोड़ा सा यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू भी है, तो इसमें जो है आज की क्लास में यही 26 क्वेश्चन को रखने देते हैं और फिर इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।